और सक्सेस में पहुंचना मुझे ऐसा लगता है इजी है, वहाँ पे टिके रहना बहुत मुश्किल है। कहानी पहले प्यार की में मैं महादेव जी की भक्त। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबलंबितं भुजंग तुंग मालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमानिनादवड्ढमर्वयं चकार चंद्र तांडवं थनो थुन शिव शिव। मैया को मैया की तरह ही लेती हूँ। अभी मुझे कभी कुछ प्रार्थना करना होता है या फिर पूजा करनी होती है तो मैं छठी मैया को भी वहाँ पे शामिल करती ही हूँ। छठ पूजा के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो कितना मुश्किल होता है और इतनी ठंडी में रात भर घाट पे रहना पड़ता है, और जब मैंने छठ पूजा के दिन शूट करा था तब मेरा व्रत था। लड़कियों को कितना अच्छे से समझते हैं, कितने अच्छे से समझते हैं। मैं बोलती हूँ ये इतने अच्छे से कैसे समझते। लेकिन मुझे लगता है एक जाकिर ऐसा बंदा है जिसकी वीडियो आप फैमिली के साथ देख सकते हो और एंजॉय करोगे। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आज ले तुमको एक बार बोल दिए थे ना नहीं करनी है शादी, नहीं समझ आता, बहुत घटिया हरकत किया हमारा रिश्ता बेच के। तो इट्स वाज लाइक दैट, मतलब एकदम डिफरेंस वाला था उस समय तेरा काम आता। Hey everyone, it's me Brinda Dahal and you're watching me on BB Media. हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं बीबी मीडिया। आज हमारे साथ बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस और सुंदर इतनी कि इन्होंने दो भाइयों के बीच में कलेश करवा दिया। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कहानी पहले प्यार की मेन लीड एक्ट्रेस ब्रिंदा दाहल की। हेलो ब्रिंदा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बढ़िया। शो की हम बात करें, जैसे कि इंट्रोडक्शन से समझ में आ गया कि दो भाइयों के बीच में जो आपने कलेश करवाया है इस बारे में क्या कहोगे? और इतना अच्छा शो था, क्या वजह हो सकती है बंद होने की? वेल ये तो हम भी सोच रहे थे कि जब शो ख़त्म हो गया था, हमें न्यूज़ जब मिला कि परसों से शो ख़त्म होने वाला है, तो हम भी एकदम शॉक में थे कि ये कैसे हो सकता है, क्यों। और काफ़ी सारे फैंस भी मुझे इतने मिले हैं, मतलब आजकल तो ऐसा होता है रास्ते में चलते चलते हुए मिल जाते हैं, तो जब भी मिलते हैं वो कहते हैं कि कितना अच्छा शो था, ख़त्म हो गया। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हमारी शो की जो लाइफ है ना वो उतनी ही थी, क्योंकि किसी किसी चीज़ को ऐसा होता है ना कि अगर आप उसे ज़्यादा लंबा खींचो तो फिर बोरिंग होने लगता है, शो देखना बंद कर देते हैं लोग, ये सब हो जाता है। तो शायद हमारी शो की जान ही उतनी थी और उतने में कभी-कभी बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है, ज़रूरी भी बहुत होता है। खूबसूरती से मतलब डी एंड हो, ऐसा ना हो कि लोग कमेंट करने लगे कि आप इसको खींच रहे हो, आप लंबा खींच रहे हो। बहुत ज़्यादा हो गया, अब एक ही चीज़ें चल रही हैं। पुराने वीडियोस पे हमें अभी भी कमेंट आते हैं कि आप कहानी पहले प्यार की अपडेट्स लाइए, प्लीज़ उनको लाइए। अब हम उनको कैसे बताएं कि हमारे हाथ में नहीं होता एक्चुअली, ना आपके हाथ में होता है ना हमारे हाथ में होता है। मुझे भी मैं जब व्लॉग्स बनाती हूँ या फिर रील्स डालती हूँ और डीएम्स भी काफ़ी आते हैं कि सीज़न 2 कब आएगा, सीज़न 2 कब आएगा। अब वो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उसे नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा सा समझाना मुश्किल है ऑडियंस को भी और आप सभी को, बट इट इज़ ट्रू कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, ना इनके हाथ में ना मेरे हाथ में है। या तो ये हो सकता है कि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो शो के मेकर्स थे वो वापस से सोचने लगे कि अच्छा ओके ऑडियंस को ये बहुत प्यारा लग रहा था तो शायद हम सीज़न 2 बना सकते हैं, बट हमारे हाथ में नहीं। ऐसा होता है। अभी अगर आपने जैसा बोला कि अगर ऑडियंस का प्यार मिले तो शायद प्रोड्यूसर जो शो के मेकर्स है वो मजबूर हो जाते हैं। अगर हम बात करें सनम तेरी कसम की, यस, वो मूवीज़ भले थिएटर में फ्लॉप हुई लेकिन उसके बाद जो है लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, फिर डिमांड करने लगे कि अब हमें सनम तेरी कसम का जो है पार्ट 2 चाहिए। राइट। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यस। आप लोगों के हाथ में ही है, बस हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जाके उन्हें बोल नहीं सकते कि चलिए सर सीज़न 2 बनाते हैं। बट रही बात आप लोगों की, तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार अभी भी बरकरार रख रहे हो और उनके दिमाग में ये जहन में आ जाए कि इतना प्यार बरसा रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है सीज़न 2 बनाने का, तो फिर हो सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम बात करें आपके पुराने शो की, छठी मैया की। छठ फेस्टिवल देखा जाए तो बिहार का बहुत जाना माना और बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इवन मैं बिहार से हूँ तो मेरे लिए छठ बहुत मैटर करता है। आपने व्रत रखा है कभी? हाँ नहीं, अभी तक तो नहीं रखा है तो मम्मी पापा रखते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो
ऑब्वियस है कि जब हम कोई शो करते हैं तो उसके पीछे एक अच्छी खासी रिसर्च होती है। हाँ, आप कुछ बताइए छठ पूजा के बारे में, आपने क्या जाना? वो मेरा फर्स्ट शो था पहले तो। एंड छठ पूजा के बारे में नो डाउट मैंने सुना था, और नदी के किनारे में मैंने कितने लोगों को देखा भी था, बट ऐसे मैंने खोज नहीं करा था कि क्या है क्या नहीं है। बट जब मैं शो में कर रही थी, वहाँ पे इतना प्यारा गाना भी गाया जो था, आरती सॉन्ग, विच इज़ माई फेवरेट। अभी भी मैं गाती हूँ, कभी कभी मैं लाइव जाती हूँ तो लोग मुझे यही बोलते हैं कि वो हम छठी मैया गवाएंगे का गाना। आगे आपसे, हमने सेट पे भी आपको देखा है गुनगुनाते हुए। एक्चुअली आई लव टू सिंग, मतलब मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। पता नहीं आवाज़ कैसी है, बट फिर भी अच्छी है, बहुत अच्छी। अच्छा लगता है। एंड छठ पूजा के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो कितना मुश्किल होता है, और इतनी ठंडी में कितने सारे लोग होते हैं ना जो हाँ घर में नहीं जा सकते, दूर होता है घर रिवर से, तो घाट पे ही रहना पड़ता है उनको, रात भर घाट पे रहना पड़ता है। और जब मैंने छठ पूजा के दिन शूट करा था, तब मेरा व्रत था। मैं एक्चुअली एकादशी जब होता है, जन्माष्टमी, इन सारी चीज़ों में व्रत रखती हूँ, छठ पूजा का व्रत नहीं रखती, बट एकादशी में तो हमेशा ही रखती हूँ। तो उस दिन शायद एकादशी थी और छठ पूजा भी साथ में आया था, तो मेरा भी व्रत था, और हम शूट भी छठ पूजा के दिन ही कर रहे थे, और छठ पूजा का ही शूट कर रहे थे, और मुझे डुबकी लगाना था। और मैं जब वो सारी चीज़ें कर रही थी ना, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मैं सच में कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मेरा व्रत भी था, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, और ऊपर से वो सारी परंपराएं जो हैं, सारी चीज़ें जो हैं, छठ पूजा, वो भेंट लगाना, जल चढ़ाना, अर्घ देना, तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं भी कर रही हूँ क्या। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, और मैं मुझे पानी में भीगना था। छठ के जो धुन है, धुन अगर वो आज भी हम लोग सुन ले, इवन हम बिहारियों के लिए खास करके ऐसा है कि अगर छठ की रील आ गई और उसके धुन आ गए तो हम उसे स्क्रॉल नहीं कर सकते आगे, हम उसे पूरा कंप्लीट करके ही मतलब खत्म करेंगे, इतनी प्यारी धुन है। एक्चुअली मैं पहले तो इतना रील्स वैसे तो पहले चलाती नहीं, कि अभी चलाने लगी हूँ, बट पहले मुझे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, कह सकते हैं, कि छठ पूजा के उस सारी चीज़ों में। लेकिन जब मैंने किया और उसके बाद मुझे समझ में आया, तो मैं भी उसमें थोड़ी सी लीन होने लगी, और थोड़ी बहुत ये जब पता चला कि सूर्य देवता की बहन होती हैं छठी मैया, तो या मैं अभी जैसे प्रार्थना करती हूँ, तो पहले मैं छठी मैया को कभी ऐसे बीच में नहीं लाती थी, लाइक कि छठी मैया प्लीज़ ऐसे कर दीजिए, मेरे दिमाग में आता नहीं था, बिकॉज हम किसकी पूजा करते, शिव जी पूरा, हाँ, और कनेक्टेड नहीं थे ना, कनेक्टेड नहीं थी ना मैं मैया से। तो अभी मैं मैया को मैया की तरह ही लेती हूँ। अभी मुझे कभी कुछ प्रार्थना करना होता है या फिर पूजा करनी होती है, तो मैं छठी मैया को भी वहाँ पे शामिल करती ही हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, अगर देखा जाए एक्टिंग प्रोफेशन, कि आपको एक दूसरे के कल्चरल चीज़ों को जानने का मौका मिलता है एक्टिंग के थ्रू। ट्रू। जैसे आपने छठी मैया की बात करी, तो कहानी पहले प्यार की में मैं महादेव जी की भक्त थी, मैं हमेशा महादेव से ये सारी चीज़ें करती थी। एंड जैसे ही शो ख़त्म हुआ, मैंने तब तक इतना वो नहीं करा, लेकिन जैसे ही शो ख़त्म हुआ उसकी एक महीने नहीं बोलूँ, अभी थोड़े दिन पहले, 15-20 दिन पहले ही मैंने शिव स्तोत्रम भी सीख लिया, और एक ही दिन में मैंने सीखा। मैं इतनी ऐसे हो गई कि मतलब वो सीखने के लिए लोगों को कितना टाइम लगता है, कितना मुश्किल होता है वो सीखना, लेकिन मैंने एक दिन में सीख लिया। मैं ऐसे हो गई कि वाह, मैंने कितनी बड़ी काम कर दी। 2 लाइन हो सकते हैं अभी? हाँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमड्ढमानिनादवड्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं थनोथु न शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचवल्लरी विराधमानमर्दनी धगत् 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 चोलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रताण्डवं तनोतु न शिवम्। अगर मैंने मिस्टेक किया हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, अभी सिखाए। ऐसी सिचुएशन आई है कि कोई एक किरदार प्ले कर रहा है और उससे बाहर निकलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हुई? नहीं, मुझे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ, और अभी मैं वृंदा हूँ, जैसे कि एक्शन होगा मैं नेहा बन सकती हूँ, मैं या तो वैष्णवी बन सकती हूँ, मतलब मैं कैरेक्टर में एकदम
ऐसे खुल जाती हूँ, विच इज़ बेस्ट थिंग आई थिंक। हाँ। सो मुझे सारे ये लोग अच्छी ऐसे बात है। कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं, बिकॉज मैं अभी हंस रही हूँ, ही इमोशनल सीन ले मान लो, ही कर रही हूँ, और जैसे ही सर ने एक्शन बोला मैं रोने लग गई। तो ये सारे लोग मेरी अच्छा, तारीफ। आपकी पर्सनैलिटी की अगर बात करें, और जब मैं सेट पे मैंने विजिट किया, मैंने हमेशा देखा है कि आपकी बहुत हंसमुख पर्सनैलिटी है। हमेशा सेट पे हंसते रहते हो, एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते रहते हो, सभी को हंसाते हो। तो ऑब्वियस है कि एक हंसने वाली पर्सनैलिटी, बट इसके पीछे कभी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है? सेट पे सेट पे नहीं, रियल लाइफ में भी। रियल ऑब्वियसली किसके लाइफ में नहीं होता है, और वो मुझे ऐसा लगता है ना, इमोशनल ब्रेकडाउन होना भी चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी एक पर्सनालिटी के हिस्सा है। अगर वो नहीं होगा तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होंगी, या फिर मैं कहीं पे होंगी बाद में, तो शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ। वो भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप रोओगे नहीं, अगर आप पहले तो हार मानोगे नहीं, हार मानना भी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप हार मानोगे नहीं तो फिर आप ऊपर कैसे बढ़ोगे? राइट। पहले तो फील होना चाहिए ना कि यार मैं तो हार गई, उसके बाद जीतने का जो जज्बा है वो उसके बाद ही आएगा ना। हाँ। उससे पहले तो नहीं आ सकता। राइट। आ सकता है लेकिन उतना नहीं आएगा जितना वो हारने के बाद आएगा। कहते भी है ना कि सक्सेस की पहली सीढ़ी फेलियर फेलियर है, है। और जिस बंदे ने फेलियर देखा है वो बंदा कभी अपनी जमीनी स्तर भूलेगा नहीं। भूलेगा नहीं। लेकिन अगर जिन्हें रातों रात स्टारडम मिल गया है, अगर उन्होंने डायरेक्ट सक्सेस देख लिया, उन्होंने फेलियर नहीं देखा, तो अगर इनकेस उनकी लाइफ में फेलियर आया तो फिर शायद वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। ट्रू, क्योंकि अगर अचानक से आपको सक्सेस मिल जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाओगे, और सक्सेस में पहुंचना मुझे ऐसा लगता है इजी है, वहाँ पे टिके रहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो कभी भी आपको गिरा सकता है। तो या अच्छा, तो वायरल होना जो आज के डेट में अगर हम बात करें इंस्टा की, कंटेंट क्रिएटर की, कि आज के डेट में ऐसा है कि एक कंटेंट क्रिएटर है जो सालों से मेहनत कर रहा है, और एक है जो ऐसे रातों रात वायरल हो गया। तो वायरल होना कितनी अच्छी बात है, उसको किस तरीके से आप देखते हो? अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको अचानक से फेम मिल गया, अचानक से आप वायरल हो गए, अचानक से आप, जैसे हमने कितने सारे लोगों को देखा भी है, सिंगर्स हैं काफ़ी सारे, मैंने देखा रानू मंडल की हम बात कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैं नाम ही सिंगर की आपने बात की तो मेरे मन में ऐसे नाम आ रहा था बट मुंह पे नहीं आ पा रहा था। तो उनको देख लीजिए, उन्हें कितनी जल्दी सक्सेस मिल गई, एक ही वीडियो से वो एकदम पॉपुलर हो गए, उन्हें गाने भी मिल गए, ये सब भी हो गया, बट कितने देर के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ना। अब अगर देखिए फिर इंसान दो, और अभी क्रिस का भी चल रहा है, क्रिस का गाना सुनेगा। इंसान दो तरीके के होंगे। अगर वो फेम को यूटिलाइज कर सकती थी, अगर वो कर लेती तो शायद आज वो चल रही होती, लेकिन अभी उन आई डोंट नो अब उनके लाइफ में क्या है, उनके क्या है, बिकॉज बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं लोग। आगे बढ़ के भी, जैसे मैं DID के लिए आई थी, DID मैंने टॉप 7 तक पहुंची, लेकिन मैं फिर से नेपाल चली गई। अगर नेपाल नहीं गई होती तो शायद डांस में मैं कहीं पहुंच जाती या फिर कुछ हो जाता। तो नेपाल में बहुत सारी चीज़ें थी इसीलिए मैं चली गई। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, हम उन्हें जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फेम को अच्छे से यूटिलाइज कर सको तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, छोटे पीरियड में वायरल होके भी। तो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, बचपन से आपने DID में मतलब पार्टिसिपेट किया, और रियलिटी शोज या इवन आपने नेपाल के भी रियलिटी शोज वगैरह किए। मैंने आपको देखा कि आप इवन शायद 4 या 5 साल ना, राइट? तो ये जो फोकस था आपका, ये आपका था या आपके पेरेंट्स का था कि नहीं मुझे, क्योंकि 2 सपने होते, एक होते जो मतलब आपके होंगे कि आप ये बनना चाहते हो, एक होते आपके पेरेंट्स के कि नहीं मुझे मेरी बेटी को इस लेवल पे देखना है। तो इसके पीछे किसका हाथ था? शुरू से मेरा ही सपना था। ओके। ये मेरा ही सपना था। मैं बचपन से ना बहुत, आई थिंक अगर तब रील्स वगैरह होते ना, मैं तब से ही फेमस हो। मेरी मम्मी भी मुझे यही बोलती कि अच्छा जैसे आज के ज़माने में ये रील्स वगैरह है ना, अगर तब वो होता ना, तब ये सब चल रहा होता, तो भाई तू तो बहुत आगे बढ़ चुकी होगी अब तक। बट ये भी चीज़ है कि अगर तब फेमस हो जाती तो शायद मैं भी लुप्त हो जाती फिर से। अभी मैं यहाँ हूँ। मुझे बचपन से ना नाटक करने की एकदम, मैं चुलबुली सी थी, गुस्सा हो जाती थी, मुंह फुला लेती थी, ये कर लेती थी, वो कर लेती, तो मैं बहुत एक्सप्रेसिव थी, चेहरे से बहुत एक्सप्रेसिव थी। फिर जब मैं 3 साल की थी तब मैंने देखा कि हमारे गांव में ना कंपटीशन था
तीज जो होता है, तब डांस कंपटीशन था एंड मैंने उस पर डांस करा था और मैं फर्स्ट आई थी 3 साल की उम्र में। तब से मेरी मम्मी ने सोचा कि कुछ तो है इसी फील्ड में, इसका कुछ तो होगा। तो जब हम रहते थे मैंने एक डांस क्लास में ज्वाइन करा था एंड देन तब से फिर मेरा डांस का क्रेज़ एकदम बढ़ गया। मैं सीखती गई डांस, रियलिटी शोज़ भी किए वहीं पे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे भी रियलिटी शो किया, DID सुपर डांस में भी गई थी मैं, बट मैं तब मेरा लक काम नहीं करा शायद, बट DID में कर गया। और DID के बाद मैं फिर से नेपाल आ गई। और DID के वक्त जब मैं डांस करती थी ना, सब मुझे ये बोलते थे, जजेस से लेकर जो अंदर के टीम्स होते हैं वो सब मुझे बोलते थे कि यू डांस लाइक एन बॉलीवुड एक्ट्रेस। और तब से मेरे दिमाग में ऐसे घुस गया कि बॉलीवुड एक्ट्रेस। फिर वो सारे लोग ऐसे, जब एक होता है ना कि इंसान को अगर कोई इंकरेज कर रहा है तो वो दिमाग में आ जाता है एकदम। एंड आई रिमेम्बर तब मूवी आई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, और उसमें एक डायलॉग था जो मेरा फॉर एवर फेवरेट डायलॉग है। और मैंने फर्स्ट टाइम उसी पे तब रील्स इतना नहीं था, तब TikTok हम म्यूजिकली चलाते थे। म्यूजिकली और टिकटॉक, म्यूजिकली तो बाद में आया, टिकटॉक पहले म्यूजिकली अच्छा हाँ, पहले म्यूजिकली आया था, बाद में टिकटॉक वाला दमशाज म्यूजिकली, उसके बाद टिकटॉक, उसके बाद रील्स आया है। तो म्यूजिकली था तब। तो मैंने ना म्यूजिकली में शायद देखा था, तो मैंने सोचा कि इस पे ना मैं खुद से एक वीडियो बनाती हूँ, खुद ऐसे डायलॉग बोल के। तुमको एक बार बोल दिए थे ना, जब आलिया भट्ट आती हैं और वो वीडियो कॉल में होती है वरुण धवन के साथ, एंड देन शी वाज लाइक, तुमको एक बार बोल दिए थे ना, ऐसे खुश होके, तुमको एक बार बोल दिए थे ना नहीं करनी है शादी, नहीं समझ आता, बहुत घटिया हरकत किया हमारा रिश्ता बेच के। तो इट्स वाज लाइक दैट, मतलब एकदम डिफरेंस वाला था। एंड मैंने उसमें वीडियो बनाया और मैंने सारे टीम को दिखा दिए कि देखो मैंने बनाया। तो सब ने ऐसे बोला कि तू एक्ट्रेस बन सकती है, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस बनेगी। और हमारा ना एक सेगमेंट होता था, शो के बाद आता था, जो ऐसे फन वाला सेगमेंट होता है ना, तब भी मुझे ये सारे लोग बोलते थे। तो मेरे ऐसे दिमाग में घुस गया। उसके बाद नेपाल गई, नेपाल जाने के बाद टिकटॉक शुरू हो गया। टिकटॉक शुरू में टिकटॉक रील बनाने लग गई, वीडियोस बनाने लग गई। मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे मज़ा आने लगा इन सारी चीज़ों में। और मैं आज भी रील जब बनाती हूँ ना, तब मैं रील के हिसाब से रील नहीं बनाती, मुझे मज़ा आता है इसलिए मैं रील बनाती हूँ। ये अच्छी बात है, अपने काम को एंजॉय करना चाहिए। Actually. अगर उसको काम समझ के करने लगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक्टिंग भी हाँ। मैं सेट पे किसी दिन मैं बोलती हूँ मुझे छुट्टी मत दो, मुझे छुट्टी दो ही मत, मुझे पसंद ही नहीं। घर बैठ के क्या करूँगी मैं, पड़ी रहूंगी, फोन देखूंगी, उससे अच्छा मैं एक्टिंग ही कर लूँ। पर अभी तो इतना ज़्यादा काम है नहीं घर पे, तो वो तो थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम। तो आप नेपाल से हो, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना और वहाँ पे कैसे शुरुआत करनी है अपनी करियर को लेके, तो इसका गाइडेंस कैसे मिला आपको, कैसे पता चला कि क्या है? और प्लस रियलिटी शो के प्रोसेस कैसे होते थे? रियलिटी शो की प्रोसेस ऐसी कुछ नहीं थी। मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था, मैंने नहीं, मेरी जो दीदी थी जो मुझे डांस सिखाती थी, उन्होंने देखा था कि DID का ये सब आ रहा है। देन मैंने बोला कि ओके लेट्स सी। फिर वहीं पे आए थे ऑडिशन लेने के लिए, और वहाँ से आई रिमेम्बर 7 लोग थे जो सेलेक्ट हुए थे इंडिया आने के लिए, मुंबई आने के लिए। तो फिर वहाँ से 7 लोग में से मैं भी थी, और मैंने लावनी डांस किया था। उस टाइम पे कोई रिलेटिव्स था आपका यहाँ पे मुंबई में? यहाँ पे मेरे मामा थे। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जब मैं आई भी, तो थोड़ा सा इजी हो गया रहने के लिए और ये सब करने के लिए। और मेरी मासी, दीदी बोलती हूँ मैं उन्हें, और वो प्रोडक्शन में काम करती थी, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट्स दिए कि कास्टिंग ये वो। बट उससे भी पहले मतलब मेरा दिमाग ऐसा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे जल्दी कुछ करना है, मुझे करना है, मतलब करना है। तो जैसे अगर आप लोग आना चाहो तो मैं उन सब के लिए बता दे रही हूँ। जैसे मेरी तो दीदी प्रोडक्शन में थी, तो उन्होंने कास्टिंग इधर उधर आराम नगर जाने के लिए उन्होंने बताया कि आराम नगर जाओ या फिर ऐसे ऐसे। बट अगर आप लोग आना चाहो तो आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, गूगल में सर्च कर लो, कहीं भी मिल जाएगा आपको, कहीं भी। लेकिन अगर कोई आपसे पैसे मांगे फिर मत जाओ, वहीं पे रुक जाओ। बिकॉज ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, पता है। एक एड एजेंसी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली,
बट मैं वहाँ पे गई एंड देवर लाइक कि एक कार्ड बनाना पड़ेगा विच विल कॉस्ट 3000 रुपीज़। एक कार्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम ही आपको काम देंगे, हम ही आपको सब कुछ करा देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो पहली बार आई थी, अगर मेरा दिमाग होता मैं तो दे देती। अगर मैंने मासी से मामा से बात नहीं की होती तो मैं तो दे देती, बिकॉज हमें तो ऐसे ही होता है ना कि हमें काम करना है, वो काम दे रहा 3000 में काम, देखो और एक बार अगर काम मिल गया तब तो फिर 3000 दे देंगे हम, मैं मैटर भी नहीं करता है। मैटर भी नहीं करेगा, वही सोच से मैं तो दे देती। छठी मैया के लिए आप आशीष और पूरी कास्ट गई थी बनारस, और बनारस एक ऐसी सिटी मानी जाती है जहाँ पे जीवन भी और मृत्यु भी दोनों एक साथ आपको देखने को मिलता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था बनारस का? मेरा बहुत अच्छा था, और मैं फ़र्स्ट टाइम कहीं ट्रैवल कर रही थी शूट के लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रही थी, मैं भोपाल भी गई थी शूट के लिए, बट एज ए लीड जाना, और हम सब मिलके एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। मैंने शायद व्लॉग भी डाला है अपने चैनल पे, तो बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा, और मैं रोई भी काफ़ी थी बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम, और मैं पहली बार ग्लिसरीन यूज़ कर रही थी। घाट में शूट था, अभी भी मुझे याद है। आतिफ सर थे हमारे डायरेक्टर, थैंक यू सो मच आतिफ सर को पहली बात तो, बिकॉज उनकी वजह से शायद मैं इतने अच्छे एक्ट्रेस अगर हूँ तो बन पाई हूँ, उनकी वजह से ही। वैभव सर और आतिफ सर ने काफ़ी सपोर्ट किया है, इवन परितोष सर जो छठी मैया के डायरेक्टर थे, तो तब आतिफ सर थे। एंड मुझे याद है मैंने पर्पल कलर की कुर्ती पहनी थी विद वाइट वो, एंड हम घाट में शूट कर रहे थे, और शायद 200 से 300 लोग थे जो देख रहे थे शूटिंग, और शाम का वक्त था, और सीन ऐसा था कि मैं चाय पी रही हूँ अपनी मासी के साथ, और हम बात कर रहे हैं और मासी चली जाती है, मैं रो रही हूँ। अब मुझे रोना नहीं आ रहा था, वैसे तो मैं हमेशा रियल रो लेती हूँ, बट ऐसे होता है ना कि ज़्यादा रियल भी कैसे रो सकता है इंसान, दिन में कितनी बार ही रोएगा। तो फिर सर ने बोला कि ग्लिसरीन यूज़ कर ले, तो फिर मैं बोला ठीक है। मैं पहली बार ग्लिसरीन यूज़ करी तो ऑब्वियसली ऐसे होता है ना, आंखें देखने के लिए नहीं होती, बाद में तो हैबिट बन जाती है। बाद में तो, अभी तो मेरी आदत ही बन चुकी है, मैं लगाती हूँ हाँ रेडी सर, बस ऐसे। उससे कुछ दिक्कतें वगैरह होती है नहीं, अगर, क्योंकि बहुत यूज होता है देखा जाए। अरे कभी कभी तो ऐसे पूरा ऐसे सूज जाते हैं, मेरे पास कितने सारे वीडियोस और फोटोज पड़े हैं जो मेरे इतने सारे लाल लाल हो गए। एक्चुअली जब मेरे साथ क्या होता है, मैं अगर नाइट शिफ्ट कर रही हूँ और उसमें मैंने ग्लिसरीन यूज़ किया है, तब मुझसे होता ही नहीं, मेरा ब्रेन ऐसे एकदम डेड हो जाता है, मैं ब्लैंक पड़ जाती हूँ। कहाँ अब पहले छठी मैया कंप्लीट कर देते फिर आते हैं वापस से ब्लैंक वाले जोन में। तो वहाँ पे मैं शूट कर रही थी और सर कह रहे थे कि रो 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 और फूट फूट करो और फूट फूट करो, माइक में बोलते हैं ना। मैं रो रही हूँ। सर कह रहे हैं आंखें मत फटफड़ा, और मैं कंट्रोल कर रही हूँ। सर बोले आंखें, क्योंकि डे लाइट भी जा रही है, एक तो सर के ऊपर भी एकदम प्रेशर है बहुत सारी, है ना, कि शूट खत्म करना है, डे लाइट जा रही है, इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, नहीं रख सकते ना, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो इसीलिए सर मुझे बार बार बोले जा रहे, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ बेचारी, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के सर को परेशान करने के लिए ऐसे कर रही हूँ, बट मुझसे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि वो पहली बार ले रही थी, तो ऐसे हो ही जा रहा था, मैं देख ही नहीं पाई थी। आंखें ब्लिंक मत करो, आंखें, पता कैसे चलेगा कि रो रही हूँ, आंखें ब्लिंक करेगी तो समझ में नहीं आता ना रो रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। तो इसी वजह से मुझे थोड़ी बहुत डांट पड़ी थी, और मैं रो पड़ी, और मैं रियल में रो पड़ी। उसके बाद मैं जो रोई, उसके बाद सर ने मुझे मनाया, चॉकलेट का पूरा पैकेट लेके दिया सर ने, फिर भी नहीं मानी। मैं होटल जाते तक मैं रो रही थी। इवन हमने सेट पर देखा है, लेकिन कभी ना, मतलब ऐसा था कि कोई एक रोल कंटिन्यूसली ना बहुत सी दिक्कतें आती है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं डायरेक्टर, हाँ, और वो चिल्ला उठते हैं। लेकिन उस टाइम पे मैंने ऐसे भी देखा है सिचुएशन कि फिर सब साइलेंट हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं रिएक्ट करता है कि ठीक है कोई नहीं, 2 सेकंड का है, उसके बाद सब चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। पर मैं मेरा अपना ऐसा है कि मैं कभी डांट के, क्योंकि मैं वैसे बड़ी नहीं हुई ना, डांट वाट वाले, मम्मी नानी मतलब हमारे वहाँ होती है, बेटी को नानी बोलती, नानी इतना कर देती, मैं रोने लग जाती हूँ। तो उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता, मारना वारना तो बहुत दूर की बात है।
मार तो पड़ी नहीं और ये होगी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा होगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा, और किसी ने मुझे ऐसे डांटा, और वो सर है थोड़े से साउथ इंडियन टाइप के, ऐसे दिखते हुए, ऐसे तो दाढ़ी वाड़ी लगा के एकदम हीरोइक दिखते हैं, तो फिर वो एकदम डर जाती, मैं सहम सी जाती थी। और आशीष के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। आशीष के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई, जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं था, और ऐसा होता है ना कि जो को आर्टिस्ट होते हैं वो तंग रह जाते हैं, मैं बहुत दिक्कतें आती हैं, और बीच में मेरा ऐसा हो गया था कि मैं उस कैरेक्टर में अच्छे से शायद प्ले नहीं कर पाती, या कुछ हो रहा था, तो मुझे बार बार बोलना पड़ता था, बताना पड़ता था। ऑब्वियसली मैंने कहीं से एक्टिंग सीखी नहीं थी, तो सब बताएंगे ही मुझे, सबको बताना पड़ता था। वैसे ही आशीष मुझे बहुत हेल्प करते थे उस सारी चीज़ों में। एंड अभी जैसे मैं भी कई बार ऐसा होता है कि अगर साइड में कोई आर्टिस्ट है और वो कर नहीं पा रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो मेरा भी ऐसा होता है, मैं बैठ जाती हूँ, मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं थक गई, ऐसे ऐसे करके थोड़ा देर बैठ जाए, आप कर लो। उसके बाद दिमाग में ऐसा होता है ना कि उनका एक बार हो जाए फिर मैं खड़ी रह जाऊँगी, फिर मैं अपने मार्क पे आ जाऊँगी या फिर ऐसा, लेकिन नहीं, वो मेरा जब तक होता नहीं था वो तब तक ऐसे ही खड़े रहते थे अपने मार्क में, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तंग नहीं आते थे, जैसे लोग होते हैं ना कि यार कितना टेक ले रही है, कितना मुश्किल होता है इसको सिखाना, क्यों लेकर आई इसको। कई मैंने ऐसे देखे भी हैं जो एकदम गुस्सा होके चले जाते हैं। काफ़ी सारे हीरोज ऐसे होते हैं कि यार मुझे इसके साथ नहीं करना, दूसरा कोई बड़ा नहीं, ही वॉज वेरी काम। और मुझे लगता है ना कि ये एक बहुत अच्छा गेस्चर होता है सामने वाले के लिए कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है और मैं फिर भी खड़ा हूँ, तो सामने वाले को ये फील नहीं हो रहा है कि मेरी वजह से इनको दिक्कतें हो रही है। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली एक रोल प्ले करो और नहीं हो रहा है आपसे, और मैं जाके कोने में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं वो आपको गिल्ट होगा कि यार मेरी वजह से सब परेशान हो रहे, तो उन्होंने वो चीज आपको फील नहीं होने दिया, कभी नहीं होने दिया। और सिर्फ आशीष ही नहीं, सारे जितने भी एक्टर्स थे वहाँ पे, दे वर वेरी गुड। आभा मैम, जया मैम, बहुत सारी चीज़ें सिखाई है उन्होंने मुझे, निशी दीदी, प्रिया दीदी, और मतलब अभी भी हम ग्रुप में हैं, अभी भी हम चैट्स करते हैं। आभा मैम अभी भी रील वगैरह बनाती है इस एज में। यस, वो तो डार्लिंग है वो तो। हाँ, एकदम हम सेट पे देखते हैं उन्हें काफी, मतलब मैं गई थी पति ब्रह्मचारी के सेट पे, इनॉग्रेशन के लिए गई थी। उन्होंने मुझे लड्डू खिलाया, लड्डू पूरा ऐसे बरबर के, ये ले तुझे मीठा पसंद है ना, और मैं ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ ना, वो करेला लेके आती थी और पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आती थी, और मैं बहुत सारी चीजें नहीं खाती हूँ, सिर्फ आलू खाती हूँ और मीठा खाती हूँ। तो वो ऐसे मीठा लेकर आई और कहती है तुझे मीठा पसंद है ना, ये डिब्बा ही ले ले, ये खा ली, ये खा ली, ये खा ली, और हम साथ में बैठ के खाते थे सारे लोग। आभा मैम तो ऐसे पिटोरा खोल के, हम ऐसे बोलते थे दादी का पिटोरा खुल गया। मैंने 2 सेट देखा है दंगल के, खास करके हम लोग एक कहानी पहले प्यार की, इसलिए नहीं कि आप सामने बैठे हो हकीकत में एक कहानी पहले प्यार के और एक पति ब्रह्मचारी के, ये 2 सेट पे जब भी हम विजिट करते हैं ना, इनके सारे कास्ट, मेन लीड से लेके सपोर्टिव कैरेक्टर तक, सारे के सारे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं आपको कि आपको इतना अच्छा फील कराएंगे कि ऐसा लगे कि नहीं, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि हमने बहुत से सेट पे ऐसे हम विजिट किए हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई शो आपका बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आप में वो आ जाता है घमंड कि हम हैं और हमारे वजह से ये आ रहे हैं, ऐसा हमने देखे, एक्सपीरियंस किए। तो वो चीज़ कभी फील नहीं हुई है ये 2 सेट पे। अगर जब भी हमने विजिट किया हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इन केस अगर फ्यूचर में कोई शो बहुत हिट हो गया, आपकी एक बहुत अच्छी मतलब फ़ैन फॉलोइंग है, ऑब्वियस अभी भी प्यार मिल रहा है लोगों का, लेकिन कभी वो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपके अंदर घमंड आ जाए, या मीडिया को देख के कभी चिड़चिड़ा स्वभाव? ऑनेस्टली बताइए। डोंट थिंक सो कि मेरे में ऐसा आएगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा फन लविंग, और मैं कभी, आपने अगर मुझे नोटिस किया होगा या फिर आपने सोचा भी होगा, तो मैं कभी एक्ट नहीं कर पाती। मुझसे एक्टिंग हो रियल लाइफ में, मतलब ऐसे तो एक्टिंग करूँगी ऑब्वियसली, बट रियल लाइफ में मुझसे एक्टिंग होती नहीं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे अगर कुछ बुरा लग गया तो मैं प्यार से बता भी देती हूँ कि भैया देखो ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने मन में कुछ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ से आए हो उस चीज़ को आप भूल नहीं सकते, और मैं भूलूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वहीं पे हैं अभी भी। मेरी जो दीदी हैं, मासी हैं, जो मुझे यहाँ तक अभी तक लाई हैं, वो भी ऐसी ही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं ऊपर नहीं। हाँ, हो सकती हूँ मैं कभी कभी चिड़चिड़, बिकॉज
मेरा जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ अपने फीलिंग्स को। मैं ऐसे एक्सप्रेस इन द सेंस ऐसे बता नहीं सकती कि मैं आपके लिए क्या फील करूँगी, लेकिन मेरे जेस्चर से आप सबको पता चल जाएगा। मैं हो सकती हूँ चिड़चिड़, मैं हो सकती हूँ गुस्सा, लेकिन वो भी गुस्सा किससे होते हैं हम? उसी से ना जिससे प्यार करते हैं, उसी से जिससे हम अपना समझते हैं, उसी से चिड़चिड़े होते हैं। वरना दुनिया के लिए तो ये करना तो सबको ही आता है, ये करना किसी को भी नहीं आता, तो वो वाली चीज़ होती है। और ये भी है ना कि आप अगर एक्टिंग कर भी रहे हो सामने वाले के लिए, अगर आप कर भी रहे हो कोई एक्ट, हाँ, लेकिन वो आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना सकते हो। अपने आप से कैसे, अपने आप को कैसे बेवकूफ़ बनाओगे? तो कहीं ना कहीं वो एक मन में ये तो रहेगा ना कि यार नहीं, भले मैंने उसको बेवकूफ़ बनाया बट मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ और ये एक मेरी झूठी लाइफ है जो मैं सामने वाले को दिखा रही हूँ। तो वो मुझसे कभी नहीं होता। हाँ। अगर अच्छा, आप मुझसे मुझे एक बात बताइए, जब आपके और मौसम के रील करते थे हाँ। तो मैंने हमेशा कमेंट देखा है, हाँ। सबसे पहले कि आप दोनों को काफ़ी पसंद किया गया है, और सेकंड थिंग ये भी कमेंट आते थे कि आप दोनों शादी कर लीजिए। आई नो अभी वो एज नहीं है एक्चुअली वो एज वो तो बहुत ही फनी। हम पता है क्या करते थे, निधि दीदी और मैं और मौसम, हमारी एज ना काफ़ी सिमिलर है। हाँ, बाकी सारे थोड़े से बड़े हैं हमसे, तो हमारी वाइब काफ़ी मैच होती है। हम तीनों लोग बैठते थे एक साथ, हमारे काफ़ी ऐसे होते थे, चाय वाय पीते थे, बैठते थे, फ़ोन खोलते थे, चलो आज कमेंट पढ़ेंगे और हम हमारे रील्स में जितने भी कमेंट्स आते थे सारे पढ़ते थे, इतने हंसते थे। तो वो काफ़ी फ़नी चीज़ है, शादी कर लो एंड ऑल। बट और रूमर्स भी चल रहे थे आप लोग, क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह आपने साथ में किया है, तो कि आप दोनों कहीं डेट कर रहे हो। रूमर्स तो रूमर्स ही होते हैं ना रूमर्स का सच कैसे हो सकते हैं? रूमर्स है तो रूमर्स ही है, तो यही है। बाकी है ऐसा कुछ? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वेरी गुड। मतलब ह्यूमन बीइंग, आपने भी उनसे बात करी होगी, तो वो बहुत अच्छे हैं। और उन्हें एक्चुअली पता है, उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब फर्स्ट में आप उनको समझ नहीं पाओगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे कि वो कैसे हैं। तो वो काफ़ी अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ में मुझे इनकरेज भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो निधि दीदी दिखती नहीं है, लेकिन हम रील्स बनाते हैं इसीलिए आप सबको ऐसा लगता है। लेकिन हमने कितने व्लॉग्स में हम तीनों बैठ के बातें भी करते हैं। अभी जैसे निधि दीदी ने हमें बुलाया भी था, हम गए भी थे, तो हम छोले भटूरे खाने जाने की भी प्लानिंग भी चल रही है, पता नहीं कब खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी रूमर्स ये ऐसा कुछ है नहीं, बट लग रहा है तो अब हम कुछ नहीं बोल सकते। जब आपने ऑडिशन दिया होगा, ऑब्वियस है कि एक ऑडिशन में तो शोज मिलते नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर केसेस है। तो जब आप ऑडिशन देते हो और रिजेक्शन मिल जाती है, फर्स्ट रिजेक्शन खास करके, तो उस टाइम की सिचुएशन कैसी थी, क्या फीलिंग थी, क्या मन में आया? मैं ऐसे बोलूँ तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन सीरियल के लिए छठी मैया ही था और मैं लॉस भी हो गई। फर्स्ट ऑडिशन वही था और मैं सेलेक्ट भी हो गई उसमें। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलती हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, बट तब तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हो गया, ऐसी पहली बार में ही लग गया। मैं तो सोच के आई थी ना, बिकॉज कि थोड़ा तो रिजेक्शन होगा ही, थोड़ा सा डाउन फील भी कर सकती हूँ मैं कभी कभी, या फिर बट सबसे ज़्यादा दुखी बात ये है कि जैसे फर्स्ट में हमें अगर तो रिजेक्शन भगवान ने सोचा होगा ना कि वृंदा पहले से ही प्रिपेयर है रिजेक्शन के लिए, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट सक्सेस देते हैं। यस, भगवान ने मेरे साथ उल्टा गेम हमेशा खेलते हैं। मैं जब सोच के आती हूँ कि नहीं आज तो बहुत अच्छा होगा, वो दिन बहुत बुरा जाएगा। मैं हाँ यार आज मेरा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं बुरा दिन जाएगा, आज में बहुत अच्छा दिन जाएगा। ओके। वैसे तो मेरा फर्स्ट रिजेक्शन नहीं था, मैं फर्स्ट में ही मैं चल गई, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली रिजेक्शंस मिले हैं और मैं उसको इतना ज़्यादा लेती नहीं। मुझे लगता है कि जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। जैसे मुझे फर्स्ट मिल गया ना, वो किस्मत में था इसीलिए मिला। गुस्सा आता है कभी, मतलब और गुस्सा आता है तो उसको बैलेंस कैसे करते हो कि अगर कभी वृंदा मेरे सामने बैठे और वृंदा को गुस्सा आ गया, क्या कर सकता हूँ? पानी पूरी खिला के। पानी पूरी सबसे आसान तरीका। सबसे आसान तरीका पानी पूरी, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा सामने रख दो, मेरा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा, दुख खत्म, सब खत्म। पानी पूरी सबसे बड़ी इलाज है मेरी। देखो आप लोग के लिए मैंने सॉल्यूशन लेके आ गया कि जो भी वृंदा के आसपास रहते हैं, वृंदा के चाहने वाले, अगर इन केस वृंदा कभी गुस्सा होती है तो सबसे खाना खिला सिंपल दो। तरीका बस
गाना भी गा सकती हूँ, मुझे गाना भी बहुत पसंद है। मतलब कोई अगर मुझे गाना गाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाह। फिलहाल मुझे तो नहीं आता है, बट आप सुना दीजिए, मैंने देखा है सेट पे। मैं सुनाऊँ? हाँ कौन सा गाना बताओ? कोई भी जो आपका फेवरेट हो। ठीक है ठीक है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। अब मान सकते हैं कि वृंदा जो है वो सिर्फ डांसिंग एक्टिंग तक ही नहीं, सिंगिंग में भी अपना हाथ मैं आजमाएगी। मुंबई आ सकती हूँ क्या? अब आ चुके हो आप मुंबई। ऐसे कहा जाता है ना, गाना गाओ कोई तो ऐसे बोलते हैं कि मुंबई आ सकते हो आप मुंबई आ सकते हो। पता नहीं, अब सिंगिंग में तो मैंने करियर अपना परस्यू किया नहीं, एक्टिंग में ही कर लिया। अब लेट्स सी, क्या पता एक्टिंग करते करते सिंगिंग कर लूं। डेस्टिनी कब कहाँ किसी को किस जगह पे ले जाए कोई नहीं जानता है ना, हम नहीं मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेरा तो सपना भी है कि मैं एक गाना बनाऊंगी, एक बुक लिखूंगी और एक मूवी बनाऊंगी खुद पर। वाह। अब वो पता नहीं कितना सच हो पाएगा, बाद में जाके मैं यही पॉडकास्ट देखने वाली हूँ। कहते हैं कि आप जो सोचते हो, आप जो मैनिफेस्ट करते हो और जो आप कंटिन्यूसली उसको रिपीट करते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा होती है, ऊपर वाला भी वही चाहता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो ऑब्वियसली कि पॉजिटिव ही होंगे। प्लस ये भी कहा जाता है कि आपके आसपास में अगर 10 लोग एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं तू एक्टिंग के लिए बेस्ट है, तू एक्टिंग के लिए बेस्ट है, तो चीज़ें जैसे हो जाती है। DID में। हाँ, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैनिफेस्ट करना चाहिए। करना चाहिए करना चाहिए। और जाकिर खान की एक अभी बहुत फेमस लाइन है जो इस समय इंस्टाग्राम पे चल रही है कि हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा क्या सोचो, क्या हाँ, पता क्या ऊपर पता वाला ऊपर के वाला कब सुन रहा हो और तथास्तु कह दे। हाँ, तो actually बस वो चल रहा है, मैंने भी सुना। मैं भी रील बनाने वाली थी उसमें, बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो ट्रेंडिंग चली है अभी। जाकिर इस समय बहुत मतलब मानना बहुत, पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, हाँ। मैं सुनती भी हूँ उनको, मेरे को इवन मैं सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि बस सुनते रहो। वो बंदा इतना अच्छा है ना, और शब्दों का जो यूज करते हैं ना हाँ, वो इतनी बहुत। मिठास के साथ और छोटी छोटी और बातें। वो लड़कियों को कितना अच्छे से समझते हैं, कितने अच्छे से समझते हैं। मैं बोलती हूँ है ये इतने अच्छे से कैसे समझते। और वो ऐसा बंदा है मुझे लगता है जिसके लिए मुझे लगता है जीरो हेट्रेड होगा। यस, जाकिर के लिए। हाँ, मैंने भी किसी ऐसा कुछ नहीं, कंट्रोवर्सी भी नहीं सुना आज तक। नहीं तो अभी आप स्टैंड अप कॉमेडियन को अगर देख लो तो बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो आप हाँ गंदी गालियाँ वगैरह करते हैं। लेकिन मुझे लगता है एक जाकिर ऐसा बंदा है जिसकी वीडियो आप फैमिली के साथ देख सकते हो और इंजॉय एंजॉय करोगे। कर सकते हो। प्लस उसके वीडियो में सिर्फ आपको हंसी और ठहाके देखने को नहीं मिलेंगे, उसकी वीडियो में सीखने को मिलेंगे मिलेगा। लाइफ क्या है, जीवन क्या है। जाकिर के अगर आप वीडियो देखोगे तो जाकिर अपनी वीडियो में अक्सर कहता है ना कि आपकी लाइफ में ना एक लड़की फ्रेंड होनी चाहिए जो आपकी लाइफ को बहुत बैलेंस करेगी। सेकंड थिंग, कभी उनके प्रॉब्लम को सॉल्व मत करना। एक्चुअली विच इज, मतलब मैंने भी सुना था वो कि कभी लड़कियों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रॉब्लम सुनाती ही नहीं है ना। मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए तुमसे। मैं अगर किसी को प्रॉब्लम सुना रही हूँ तो मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मैं खुद अपने आप देख लूंगी उसका। मुझे बस ऐसा है कि मेरे हाँ में हाँ मिला, सुनो बस मुझे। कोई सुनने वाला चाहिए। वो सुनने वाला चाहिए बस, उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए जीवन में, उससे बस सुनना। अगर हम किसी के बारे में बात भी कर रहे हैं तो नहीं है ऐसे दूसरों के बारे में बुरा थोड़ी बोलते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे मत बोलो, चुपचाप सुनते रहो। अभी क्या आपको हम किस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, आगे क्या क्या आने वाला है? होप कुछ फॉर चल द रहा है? बेस्ट। अभी पता नहीं, अभी मैं बता भी नहीं सकती और बताऊंगी भी नहीं, लेकिन अगर जब मेरा कुछ भी होगा तो ऑब्वियसली स्टोरी में या फिर कहीं मैं कुछ ना कुछ हिंट तो ज़रूर दूंगी। तो बस उसके लिए आप इंतज़ार करिए। और मेरे को काफ़ी सारे ऐसे एडिट्स भी आ रहे हैं कि वी मिस हर इन स्क्रीन्स और ये सब करके। तो अभी कुछ हुआ नहीं है, बट जब भी होगा मैं आपको बता दूँगी।